ठीक है, तो प्रश्न 4 हम लोग करते हैं। इसमें लिखा है आकृति में दिया है कि डीई समांतर है एसी के, डीई समांतर है एसी के और डीएफ समांतर है ए के, डीएफ समांतर है ए के। तो हमें सिद्ध करना है कि बीएफ बटे एफ ई, बीएफ बटे एफ ई बराबर है बीई बटे ईसी के। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम पहले लेंगे, देखिए ये भुजा जो है डीई समांतर है एसी के, इसका मतलब हमें लेना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ से इसका हल शुरू होता है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे हम, ए बी सी में है डी ई समांतर, डी समांतर है एसी के, ये वाली लाइन डी समांतर है एसी के। जब डीई और एसी समांतर हो जाती है तो हम थेल्स प्रमेय का यूज कर सकते हैं। ये डीई और ये एसी समांतर है तो हम लिख सकते हैं कि बीई बटे में ईसी बराबर है बीडी बटे में डीए। समीकरण 1 हुआ। ठीक है, किसके आधार पे हुआ ये, थेल्स प्रमेय के आधार पर हुआ। किसके आधार पर हुआ, थेल्स प्रमेय के आधार पर ये हुआ। ठीक है, अब हम लेंगे दूसरा त्रिभुज ए बी ई, लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, जितने भी सवाल सिद्ध करने वाले होते हैं उनमें आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप कैसे जो आपको सिद्ध करना है वो लाएंगे। हमारा मकसद पहले से यही है कि बी डी बटे में डी ए, जो ये वाला अनुपात है ना, ये हम बराबर लाएंगे ताकि हम अपने सवाल को सिद्ध कर सकें। अब देखिए, इसीलिए हम बार बार ऐसा कर रहे हैं। तो ए बी ई में क्या हो रहा है, डी एफ और ए समांतर है, डी एफ समांतर है ए के, डी एफ समांतर है ए के। तो इस पे थेल्स प्रमेय लगाते हैं, तो ये कैसे लगेगा, डी एफ और ए समांतर है तो बी एफ बटे में एफ ई, बी एफ बटे में एफ ई बराबर हो जाएगा क्या, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए। समीकरण 2 होगा। किसके आधार पे लिख रहे हैं हम ये चीज, थेल्स प्रमेय के आधार पर। किसके आधार पर लिखते हैं, थेल्स प्रमेय के आधार पर। अब आप एक चीज देखिए, वही जो मैंने कहा बी डी बटे डी ए दोनों में हमने बराबर लाया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। हमें प्राप्त होगा क्या, बीई बटे में ईसी बराबर बी एफ बटे में एफ ई बराबर है बी डी बटे में डी ए। तो ये सिद्ध हो गया ना कि लिख देंगे क्या, वही बी एफ बटे में एफ ई बराबर है बी बटे में ई सी। ये हमारा सिद्ध होता है, सिद्ध हुआ। प्रश्न 5, आकृति में दिया है डी समांतर है ओ क्यू के, डीई ये रेखा, ये भुजा समांतर है ओ क्यू के इसके, और डीएफ समांतर है ओ आर के, डीएफ ये डीएफ ऐसे दिखा देते हैं, ये समांतर है किसके, ओ आर के। ये हमें दिया हुआ है। हमें दर्शाना क्या है कि जो ये ई एफ है, ई एफ ये समांतर है किसके, क्यू आर के। तो देखिए करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जब हमारे पास डी ई और ओ क्यू समांतर है तो हम त्रिभुज लेंगे पी ओ क्यू। लिखते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या दे रखा है हमें कि डीई समांतर है ओ क्यू के, डीई समांतर है ओ क्यू लिख दीजिए, क्यू लिख दीजिए, कोई बात नहीं। उसमें हम लिख सकते हैं, जब ये भुजा इसके समांतर हो गई तो हम लिख सकते हैं पी डी बटे में डी ओ और पीई अपॉन में ई क्यू। तो लिखते हैं पीई अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू बराबर है पी डी बटे में डी ओ।
समीकरण 1 हुआ। किसके आधार पे हमने बात लिखी कि ये जो भुजाएं हैं वो क्या है, समांतर है, तो हमने थेल्स प्रमेय के आधार पे ये बात लिख दी। ये हो गया थेल्स प्रमेय। ठीक उसी तरीके से अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे पी ओ आर। क्या लेंगे हम, पी ओ आर। त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में हम क्या दिखाएंगे, डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के, यहाँ लिखा हुआ है डी एफ समांतर है ओ आर के। जब ये दो भुजाएं समांतर हो गई तो हम लिख सकते हैं पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ बटे में एफ आर बराबर में पी डी बटे में डी ओ, पी डी बटे में डी ओ। ये हो गया समीकरण 2। किसके आधार पे लिखा हमने, फिर वही लिख देंगे थेल्स प्रमेय। इसके आधार पर हमने बात लिखी। अब आप एक चीज देखिए, इन दोनों समीकरणों में क्या हो रहा है कि पी डी बटे डी ओ जो है वो क्या है, बराबर है। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के आधार पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 के आधार पर हमको क्या मिलता है कि पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू और पी डी अपॉन डी ओ तो दोनों में है, तो हम इसको लिख देते हैं पी एफ बटे में एफ आर बराबर में पी डी बटे डी ओ। ये हमारा समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हम चाहें तो ये लिख सकते हैं कि पी ई बटे ई क्यू बराबर किसके, पी एफ बटे एफ आर के, पी एफ बटे एफ आर। अब देखिए हमारे पास ये चीज आ गई, इसे समीकरण 4 लिखिए। अब हमें मिल गया है कि पीई बटे ई क्यू, तो लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, ये अनुपात बराबर मिला, तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो भुजाओं का अनुपात है वो किस में आ रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में। लिखेंगे पी बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर। यहां से लिखेंगे समीकरण 4 से, ठीक है। तो हमने एक प्रमेय पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि वो है थेल्स का विलोम प्रमेय। जब आपको ये अनुपात बराबर मिलेंगे तो आप कह सकते हैं कि भुजा बराबर है। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर, थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर यह सिद्ध होता है कि EF समांतर है किसके, QR के। सिद्ध हुआ। पांचवें सवाल को करने के बाद छठे पर चलते हैं। लिखा हुआ है आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR, ठीक है ना, OP, OQ और OR इन तीन भुजाओं पर स्थित बिंदु, जैसे OP पर A है, ठीक है, और OQ पर B है और OR पर C है। इस प्रकार है कि AB, ये AB वाली जो भुजा है ये समांतर है PQ, समांतर हो गई, PQ के समांतर है। और AC जो है वो समांतर है PR के, ठीक है। AC समांतर है PR के और AB समांतर है PQ के। हमें सिद्ध करना है कि जो BC है ना ये इसके समांतर है QR के। तो देखिए करते हैं, इसे हल करते हैं। पहले देखिए हमें हर सवाल को करने से पहले ये सोच के रखना है कि हम किस रास्ते से गुजरेंगे। जैसे एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे ना तो PA अपॉन में OA जो है ना वो दोनों में बराबर आ जाएगा, तो हम इसी हिसाब से इसको लेने वाले हैं। त्रिभुज POQ में लिखेंगे, त्रिभुज POQ में, जैसे हम त्रिभुज POQ में लिखेंगे, PQ में हम लिखेंगे AB
ए बी समांतर है पी क्यू के, हमें ये दे रखा है ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर हुआ पी क्यू के। तो जब ये दो भुजाएं समांतर हो गई त्रिभुज में, तो हम क्या लिख सकते हैं, यही कि ओ बी बटे में ओ क्यू और ओ ए बटे में ओ पी। तो ओ बी बटे में बी क्यू बराबर हो गया ओ ए बटे में ए पी या पी ए, कुछ भी लिख सकते हैं। समीकरण किसके आधार पे हुआ ये? थेल्स प्रमेय के आधार पर हुआ। किसके आधार पर हुआ? थेल्स प्रमेय के आधार पर। समीकरण 1 हुआ। इसी तरीके से अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे पी ओ आर, लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में क्या है? पी ओ आर में ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सी बटे में सी आर, ओ बटे में सी आर बराबर है क्या? ओ ए बटे में ए पी, ओ ए बटे में ए पी। ये समीकरण 2 हुआ। किसके आधार पे लिखा हमने इसको? थेल्स का प्रमेय, थेल्स प्रमेय। ठीक है। अब आप फिर से वही चीज देखिए, ओ ए बटे में ए पी और ओ ए बटे में ए पी दोनों में क्या हुआ? बराबर आया। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या प्राप्त होता है? ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन में सी आर, ओ सी बटे में सी आर। ये दोनों किसके बराबर थे? ओ ए बटे में ए पी। तो ओ ए बटे में ए पी, ये समीकरण 3 हो जाता है। ठीक है। अब इस समीकरण से हम क्या लिखेंगे कि ओ बी बटे में बी क्यू बराबर है ओ सी बटे में सी आर। ये समीकरण 4 हो जाता है। ठीक है। अब हम करेंगे क्या? देखिए ओ बी बटे में बी क्यू और ओ सी अपॉन में सी आर। अब हम लेंगे ओ क्यू आर में त्रिभुज ओ क्यू आर। देखिए ओ क्यू आर में हम यही अनुपात लिख देंगे क्या? ओ बी में बी क्यू बराबर ओ सी बटे में सी आर। देखिए ओ बी बटे में बी क्यू और ओ सी बटे में सी आर। ठीक है। इस त्रिभुज में ऐसा जब हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? थेल्स के प्रमेय का जो विलोम है, उसके आधार पर जब ये अनुपात बराबर होते हैं तो भुजाएं क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो हम लिखेंगे अतः बी सी समांतर है हो गई क्यू आर के। किसके आधार पर? थेल्स के आधार पर। अंत में लिख देंगे सिद्ध हुआ। तो छठा प्रश्न इस तरीके से आप करेंगे अपनी परीक्षा में। आइए हम प्रश्नावली का 7वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रमेय 6.1 जो है वो वही है थेल्स प्रमेय। ठीक है। तो ये कहते हैं कि सिद्ध करना है, क्या करना है कि एक त्रिभुज की, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। एक त्रिभुज है ये क्या है? एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है। अच्छा, इसमें हमें बोल रखा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु मतलब मान लीजिए एक भुजा ए बी है, इसका मध्य बिंदु क्या है? ये डी है। ठीक है ना, मध्य बिंदु क्या है इसका? डी है। ठीक है। यहाँ डी से अगर हम एक रेखा खींचे जो इसके समांतर हो, ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है। मान लीजिए इस प्रश्न में बोला हुआ ना, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो हमें ये चीज सोच के चलनी है। मैंने इसे एक भुजा माना है, इसे 2 माना है, इसे 3 माना है, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो इसने बोला क्या? एक भुजा के मध्य बिंदु। तो पहली भुजा के मध्य बिंदु से
होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा ये है मतलब इस भुजा के समांतर, अगर मैं इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचूं, ये दोनों हो गए समांतर, तो कहते हैं कि जो तीसरी भुजा, इस तीसरी भुजा पे जाकर के जहां भी ये प्रतिच्छेदित करेगी उस बिंदु को, वो बिंदु जो है वो इस पूरी भुजा को AC को, मान लो AC को दो भागों में बांटेगा, जैसे समद्विभाजित करेगा। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो हम पहले लिख देते हैं कि हमें दिया क्या है। हम लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, D जो है मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे D AB का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। पहली चीज तो हमें ये दी है। दूसरी चीज क्या दे रखी है, और साथ के साथ DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। और अब लिख देते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कि E जो है वो AC का क्या है, मध्य बिंदु है। E जो है वो AC का मध्य बिंदु है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या AE बराबर EC, हम ये सिद्ध कर देंगे तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। AE बराबर EC अगर हो गया तो अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिख रहा है हमको कि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, DE समांतर BC है। जब ये दो रेखाएं या भुजाएं समांतर हो गई हैं तो हमें क्या मिलता है, थेल्स प्रमेय के हिसाब से AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी जब D को मध्य बिंदु बोला है तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि AD बराबर है DB के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर E अगर मध्य बिंदु हो तो A बराबर EC है, वैसे वहाँ पर अगर D मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB है। तो हम लिखते हैं AD बटे DB बराबर है किस बात के, AE बटे EC, किस आधार पे, थेल्स के प्रमेय के हिसाब से। किसके हिसाब से हुआ ये, थेल्स प्रमेय, ठीक है। अब AD बराबर DB है, AD बराबर DB है तो हम DB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AD, तो लिख दीजिए AD बटे में DB की जगह पे क्या लिख देंगे, AD बराबर है AE बटे EC, यहाँ लिख दीजिए क्या, कि AD बराबर है DB के, AD से AD कट जाएगा, तो जब AD से AD कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचता है, कि 1 बराबर AE बटे EC, AD से AD कट जाएगा तो ये A हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, EC बराबर AE, EC बराबर AE, या यूं कह लीजिए AE बराबर EC, यही हमको सिद्ध करना था। अतः अतः ये जो इसमें बात लिखी है उसको लिखते हुए हम कह सकते हैं, अतः तीसरी भुजा समद्विभाजित हुई, अतः तीसरी भुजा समद्विभाजित हुई, समद्विभाजित हुई, नीचे लिख देंगे सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से छठा प्रश्न करा जाएगा।